कौन सा एक कोशिकीय जीव है? बताइए इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए इनमें से प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, एंथ्रोपॉड्स दिया हुआ है और हम इस एंथ्रोपॉड्स से कुछ जीव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि ये एंथ्रोपॉड्स फाइलम होता क्या है। और ये एंथ्रोपॉड्स जीवों का संघ है, जीवों का एक फैमिली है, जिसे 5 किंगडम्स में बांटा गया था जीवों को, उसी के अंतर्गत ये एक तरह का फाइलम है। तो देखिए एंथ्रोपॉड्स के अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा, कोकरा, खटमल, ये सारे जीव एंथ्रोपॉड्स के अंतर्गत आता है। अगला ऑप्शन देखिए, एकाइनोडर्म्स, जिसे एकाइनोडर्माटा भी कहा जाता है, और इस फाइलम के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, एनालिड्स। एनालिड्स भी एक जीवों का फाइलम है, और इस फाइलम या इस फैमिली के तहत कुछ जीव आते हैं, उसका हम एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जैसे केचुआ और जोंक, ये एनालिड्स फैमिली के जीव होते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शंस दिए गए थे उन सारे ऑप्शंस का भी हम एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने किए। तो आप लोग इसी तरह का एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस का चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, ध्यानपूर्वक कंटिन्यूटी के साथ यूं ही देखते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए प्राचीन काल के जानवरों के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष, जीवों के जो भी संरक्षित अवशेष है या जो भी चिन्ह है, उसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में पैलेंटियोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जीवाश्म विज्ञान तो आप लोग हिंदी में आसानी से उत्तर दे पाएंगे, वहीं आप लोगों को किसी क्वेश्चन में इसका हिंदी नाम न देकर पैलेंटियोलॉजी दिया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अतः आप लोग जीवाश्म विज्ञान का इंग्लिश और हिंदी नेम दोनों को ध्यान में रखेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में सही जवाब दे पाएंगे। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है नृविज्ञान। ये नृविज्ञान जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? तो देखिए ये एंथ्रोपोलॉजी जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता की जो संस्कृति थी, कल्चर थी हमारे इतिहास में, उसी का जो अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान के अंतर्गत, उसे ही नृविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, पुरातत्व विज्ञान या जिसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ये आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आर्कियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत जिसने भी पुरातत्व जो इतिहास में जो हिस्टोरिकल वस्तुएं थी उसका अध्ययन किया जाता है, उसे ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है औषधि विज्ञान, जिसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। और फार्मेकोलॉजी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, फार्मेसी बोले तो औषधि, ड्रग्स, दवाई से रिलेटेड हैं, अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत औषधि, ड्रग्स, दवाई, मेडिसिन का अध्ययन किया जाता है उसे ही फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धमनियों अर्थात आर्टरीज रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो देखिए धमनियां अर्थात आर्टरीज जो रक्त का वहन करती है, उस रक्त में ऑक्सीजन भरी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन भरी होती है रक्त में, किसी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ये मामला क्या होता है? तो देखिए जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है, जिसका उपयोग हमारे शरीर के जो अन्य पार्ट हैं वो करता है। वहीं अशुद्ध रक्त बोले तो जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपलब्ध होती है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑर्निथोलॉजी। अब ये क्वेश्चंस पक्षियों से जुड़े हुए हैं, तो पक्षियों से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसका भी हम साथ में डिस्कशन करते चलते हैं। तो अब आप लोग बता दीजिए जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब गिद्ध हो जाएगा। गिद्ध ही है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। एक शुतुरमुर्ग पक्षी है जिसका अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। अब एक अगला है बाज। बाज पक्षी को एक अन्य नाम है जिसे उपनाम कहते हैं। बाज को शिकारी पक्षी के नाम से जाना जाता है। इंडियन बर्ड्स नामक पुस्तक को डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया था, अतः डॉक्टर सलीम को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है। जिसे भारतीय पक्षी का विशेषज्ञ हुए, अतः उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है डॉक्टर सलीम को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कैरोटीन को माना जाता है और ये कैरोटीन सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। अतः आप लोगों को भोजन के रूप में गाजर का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप लोगों के शरीर में कैरोटीन की मात्रा संतुलन में बने रहे। अगला ऑप्शन इसमें देख लीजिए, बेरी बेरी है। ये बेरी बेरी भी एक प्रकार के डिजीज हैं। ये बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला ऑप्शन देखिए, एनीमिया। ये एनीमिया क्या होता है, तो किसी शरीर में या किसी मानव शरीर में यदि ब्लड की अर्थात खून की कमी हो जाता है उसे ही एनीमिया कहा जाता है। कहीं कहीं पे एनीमिया बीमारी को हीमोग्लोबिन के नाम से भी की कमी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया कहा जाता है और ये हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में ही पाया जाता है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें है क्षय रोग। ये क्षय रोग क्या होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में टीबी भी कहा जाता है और ये टीबी डिजीज या क्षय रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की? बताइए, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो देखिए, पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क नामक साइंटिस्ट ने किए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, जोनास सॉल्क। और ये पोलियो बीमारी जो है ये एक प्रकार के वायरल डिजीज हैं, अर्थात यह विषाणु से होने वाला बीमारी है और ये पोलियो डिजीज हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त घोषित कर चुके हैं। पोलियो का लोगो है जिसे थीम कहते हैं, एक बूंद जीवन के लिए। भारत सरकार ने पोलियो अभियान 1997-98 में शुरू किया था, जो सफल रहा। इसमें अगला ऑप्शन देखिए, मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किए थे, अतः इनका नाम फेमस है मैडम क्यूरी का। अगला ऑप्शन देख लीजिए, लुईस पास्चर्स। इन्होंने क्या किए, तो लुईस पास्चर्स ने दूध का जो पास्चराइजेशन की प्रक्रिया होता है इसकी खोज किए थे। अगला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने DC और AC जनरेटर के लिए फ्लेमिंग्स का नियम दिए थे, जिसे दाहिना हाथ का नियम और बायां हाथ का नियम कहा जाता है, और इन्होंने इन्हीं दो नियमों का प्रतिपादन किए थे फिजिक्स में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? बताइए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, डॉल्फिन एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डॉल्फिन जो है सर्वाधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है, और जिस नदी का पानी ज़्यादा दूषित होता है उसमें डॉल्फिन की संख्या में गिरावट आती है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि जिस नदी में डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है वो नदी प्रदूषित नहीं है, अर्थात वह नदी सुरक्षित है, और जिस नदी में डॉल्फिन की मात्रा कम है वो नदी प्रदूषित है, अर्थात यह प्रदूषण का भी इंडिकेशन का काम करता है यह डॉल्फिन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताइए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकीय ऑर्गेन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अल्प विकसित कोशिका होती है। प्रत्येक जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल है शुतुरमुर्ग के अंडा, जिसका डिस्कशन हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज की हड्डी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। और ये एस्टेपीज की हड्डी कान में पाया जाता है। अब आप लोगों को सामने प्रश्न उठ गया होगा कि अगर सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज की हड्डी है तो बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ में पाया जाता है। हड्डियाँ कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। ध्यान रखिएगा, हड्डियाँ कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। और हड्डियों के जो अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, अर्थात द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। कैल्शियम यह जो है विटामिन के साथ साथ हड्डियाँ तथा दांतों को भी दृढ़ता प्रदान करता है, अर्थात हड्डी तथा दांत को कौन दृढ़ता प्रदान करता है? तो कैल्शियम।
अब आपसे पूछा जाएगा कि हड्डियों में कौन सी धातु पाया जाता है, तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों धातु पाया जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है वयस्क अवस्था में। वहीं बाल्यावस्था में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है बाल्यावस्था में, जबकि वयस्क अवस्था में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? बताइए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कीवी, देखिए ये अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कीवी। इस कीवी को न्यूजीलैंड ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। अगला देख लीजिए, इसमें हमिंग बर्ड जो है ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी का उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा, ये हमिंग बर्ड विश्व के सबसे छोटे पक्षी का उदाहरण है। अब सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है विश्व का? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जिसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? बताइए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये ऑक्टोपस है, इसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरा तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है ऑक्टोपस में, और इनका उत्सर्जन ब्रिको के माध्यम से होता है ऑक्टोपस में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? बताइए, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? तो देखिए, वर्तमान में जो हम रासायनिक प्रतीक का उपयोग करते हैं, इसका निर्माण या इसे तैयार किया गया था बर्जिलियस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, लुईस पास्चर। इन्होंने दूध के पास्चराइजेशन की प्रक्रिया की खोज की थे, और साथ में रेबीज के टीका की भी खोज इन्होंने ही किए थे, लुईस पास्चर ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पारिस्थितिकी के तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जैव और अजैव घटकों से जो पर्यावरण का निर्माण होता है, अर्थात हमारे पर्यावरण में जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसे हम एक बार और रिवीजन करते हैं। भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किया था। पर्यावरण के लिए कुल भूभाग का 1/3 भाग वन का होना आवश्यक है, अर्थात संतुलित हमारे वातावरण में संतुलित पर्यावरण चाहिए। उसके लिए जितने भी पृष्ठीय भाग हैं उसका 1/3 भाग वन का होना आवश्यक है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई है। रेमंड लिंडमैन ने बताया कि कुल उपयोग किया गया भोजन, जितना भी हम भोजन का उपयोग करते हैं उसका 10% ही ऊर्जा में बदल पाता है, अर्थात 10% एनर्जी का नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, जबकि इसमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। एक हैं आइजैक न्यूटन, और इन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे फिजिक्स में, अर्थात गतिक नियम का प्रतिपादक आइजैक न्यूटन थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? अर्थात पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है? तो देखिए, पानी और खनिज के परिवहन का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, बताइए कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, जिगर या लिवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जिगर ही है। यदि आप लोग उससे क्वेश्चन कहा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो इसका सही जवाब यकृत ही होगा, अर्थात जिगर होगा। इस जिगर का अन्य नाम यकृत है, जिसे लीवर कहा जाता है इंग्लिश में, यकृत हिंदी में कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम जिगर भी है। और इस जिगर अर्थात लीवर का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। और इस लीवर में से पित्ताशय स्रावित होता है और इस पित्ताशय का संग्रह, इस पित्त का संग्रह पित्ताशय में होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं, बताइए। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। तो टीकाकरण के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को तैयार किया था। टीके के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लीमर क्या है, बताइए। लीमर क्या है। तो देखिए ये लीमर एक प्रकार के जीव हैं जो मेडागास्कर में पाया जाता है और ये एक जानवर हैं। तो इस प्रश्न का